एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक बेहद मेहनती किसान अपनी पत्नी सुमन और छोटी बेटी लाली के साथ रहता था। परिवार छोटा था पर खुशियां बड़ी थी। लेकिन इस साल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूखे की वजह से किशन की पूरी फसल तबाह हो गई। फसल क्या, डूबी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो गांव के साहूकार का पैसा नहीं चुका पाया। पाई पाई चुकाने के चक्कर में धीरे धीरे उसकी जमीन बिकी और आखिरकार वो घर भी हाथ से निकल गया। बाबूजी, हम अपना ये प्यारा घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या अब हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे? मुझे इस घर से बहुत प्यार है बाबूजी। क्या हम इसे बचा नहीं सकते? अपनी लाडली की ये मासूम गुहार सुनकर किशन अंदर से टूट गया। उसके चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी वो कुछ बोल पाता कि तभी बाहर से साहूकार की कड़कती आवाज गूंजी। ओ किशन, अरे ओ किशन, बाहर निकल बे। बहुत दिन छुपा बैठा रहा, अब बाहर आ। किशन भारी कदमों से दरवाजा खोलकर बाहर आता है। साहूकार जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। नहीं किशन, तुझे बहुत समय दिया जा चुका है। अब और एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। आज ही और इसी वक्त ये घर खाली करना होगा, वरना सामान बाहर फेंकवा दूंगा। साहूकार की कड़वी बातें सुनकर किशन समझ गया कि अब मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव छोड़ने का कठिन फैसला लिया। घर से निकलते समय तीनों की आंखें नम थीं। चलते चलते दोपहर से कब ढलती शाम हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। थके हारे कदमों के साथ वे बस आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक घने जंगल के मुहाने पर आ पहुंचे। तभी किशन की नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक जर्जर, पुराने और वीरान मकान पर पड़ी। सुनो सुमन, सामने वो एक पुराना सा मकान दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं। शायद आज की रात सिर छुपाने के लिए हमें वहीं आसरा मिल जाए। जब वे उस मकान के करीब पहुंचे तो उसकी हालत बेहद खस्ता थी। दीवारों पर गहरी दरारें थीं और लकड़ी का आधा टूटा हुआ दरवाजा हवा में लटक रहा था। थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर तीनों ने अंदर कदम रखा। आज की रात हम जैसे तैसे यहीं गुजार लेते हैं सुमन। कल सुबह होते ही मैं पास के किसी गांव में जाऊंगा और कोई न कोई मजदूरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पोटली में बचा थोड़ा बहुत खाना खाकर वे थके हारे लोग थकान की वजह से वही जमीन पर सो गए। अगली सुबह जब जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजी तो किशन एक नई उम्मीद के साथ पास के गांव की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। वो दिन भर भटकता रहा, कई लोगों के सामने हाथ जोड़े, पर हर जगह से उसे एक ही टका सा जवाब मिला कि यहाँ पहले से ही बहुत मजदूर हैं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। शाम होते होते भूख और थकान से चूर किशन खाली हाथ उसी टूटे हुए घर में लौट आया, जहां उसकी पत्नी सुमन दरवाजे पर ही खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। जी, क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कहीं कोई काम नहीं मिला? किशन बिना कुछ बोले धीरे से ना में सिर हिला देता है और मायूस होकर घर के अंदर बैठ जाता है। सुमन कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाती है, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। सुनिए, एक बात कहूं? जब आप सुबह बाहर गए थे तो मैं इस पूरे घर की सफाई कर रही थी। मैंने देखा कि यहाँ का ढांचा और चूल्हा गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पहले कोई ढाबा चलाता था। क्यों ना हम भी अपनी किस्मत यहीं आजमाएं? हम भी यहाँ एक छोटा सा मटन का ढाबा शुरू कर लेते हैं। विचार तो तुम्हारा बहुत नेक है सुमन, पर ढाबा खोलने के लिए भी तो जेब में कुछ पैसे होने चाहिए ना। हमारे पास तो इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। राशन बर्तन कहाँ से लाएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए। मेरे इन कानों के जेवरों को बाजार में बेच दीजिए। जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपने इस नए काम की शुरुआत कर लेंगे। तुम सही कह रही हो सुमन। शायद मुसीबत के इस अंधेरे में ऊपर वाले ने तुम्हारी समझदारी के जरिए ही हमें यह नया रास्ता दिखाया है। देखना, तुम्हारी ये कुर्बानी मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। सुमन की बातों ने किशन के बुझते हुए हौसलों में फिर से जान फूंक दी थी। अगले ही दिन किशन पास के बाजार गया
उसने सुमन के जेवर बेचे और उन पैसों से मटन, जरूरी राशन, कुछ बर्तन और ढाबे का सामान खरीद लाया। उधर सुमन और छोटी लाली ने भी पूरी मेहनत से उस पुराने खंडहर के एक हिस्से को लिपाई पुताई करके एकदम साफ सुथरा बना दिया था। जब किशन सामान लेकर लौटा तो दोनों बिना वक्त गवाए पूरे दिल से काम में जुट गए। सुमन मटन में मसाले मिलाने की तैयारी करती है और किशन चूल्हा ठीक करके उसमें लकड़ियां सुलगाता है। थोड़ी ही देर में चूल्हे की आग के साथ किशन की उम्मीदें भी सुलग उठी। सुमन के हाथों से पकने वाले मटन की ऐसी लाजवाब और सोंधी खुशबू उस सुनसान जंगल की हवाओं में तैरने लगी, जिसे सूंघते ही मुसाफिरों के कदम ठहर जाएं। और इस तरह एक नई उम्मीद के साथ उनका छोटा सा मटन ढाबा शुरू हो गया। ढाबा शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ मुसाफिर मटन की लाजवाब खुशबू सूंघकर वहां आ पहुंचे। ऐसा लगा मानो किशन और सुमन की मेहनत का पहला इनाम खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गया हो। दोनों यात्री चटाई पर बैठ गए और सुमन ने उन्हें गर्मा गर्म देसी मटन और रोटियां परोस दी। दोनों यात्री मटन का पहला निवाला मुंह में डालते ही झूम उठते हैं। भाई साहब, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े शहरों के होटलों में भी नहीं मिलता। मीट एकदम मक्खन की तरह घुला हुआ है। बिल्कुल सही कहा भाई। इस जंगल के रास्ते में ऐसा ढाबा खुल जाना हम जैसे मुसाफिरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आने जाने वालों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन यात्रियों से तारीफ के 2 शब्द सुनकर किशन और सुमन की सारी थकान पल भर में दूर हो गई। धीरे धीरे उस रास्ते से गुजरने वाले और भी लोग वहां रुकने लगे। देखते ही देखते पहले ही दिन ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। सुमन मटन परोसती रही और किशन रोटियां सेकता रहा। शाम होते होते जब सारे ग्राहक चले गए और ढाबा खाली हुआ तो किशन, सुमन और लाली एक साथ बैठ गए। तीनों के चेहरों पर लंबे समय बाद वो सच्ची खुशी और संतोष दिखाई दे रहा था, जो गांव छूटने के बाद कहीं खो गया था। सुमन, तुम्हारा वो विचार सच में कमाल कर गया। देखो तो सही, पहले ही दिन हमारे यहाँ कितने